MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच। MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, दिखाएंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। साथ ही साथ खेल, संस्कृति और अर्थ जगत की भी होंगी खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। नीट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड होगा रद्द। फिर से 23 जून को देनी होगी परीक्षा। 30 जून को परिणाम। काउंसलिंग पर असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, हरियाणा में टैंकर माफिया कर रहे हैं पानी की चोरी। कार्रवाई भी हरियाणा सरकार करे। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार। कुवैत के अग्निकांड में 42 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति पर नजर। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे कुवैत, हालात का लेंगे जायजा। पेमा खांडू ने तीसरी बार ली अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य हुए समारोह में शामिल। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से दी शिकस्त। सुपर 8 में बनाई जगह। और नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का अफसर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी।
क्या फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद शास्त्री भवन दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण करते ही देश में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया। नीट यूजी के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा और सभी छात्रों के साथ सरकार पूरा न्याय करेगी। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनोमलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर अनोमली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है, ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। तो नीट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों ने इस बार के नीट ने जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसको लेकर कोर्ट पहुंचे, एक राहत मिली है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोर्ट में जो पूरी आज प्रोसीडिंग हुई उसको लेकर, साथ ही साथ एनटीए से असीम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्या राहत छात्रों को मिलती दिख रही है? क्योंकि 1563 का दोबारा एग्जाम होगा ये कह दिया गया 23 तारीख को, लेकिन जो बड़ा मसला था कि इस ग्रेस मार्क की वजह से पूरे रिजल्ट पे जो असर पड़ा है उसका क्या? असीम, विकास तक शायद हमारी आवाज पहुंची नहीं है। असीम, आप ही से, क्योंकि इस पूरे इस मसले को आप शुरू से देख रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बड़ा जो सवाल ये था 1563 बच्चों को लेकर ग्रेस मार्क्स का तो था ही, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 23 तारीख को उनकी दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन जो बड़ा मुद्दा छात्रों का था, क्या वो एड्रेस होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो मुद्दा था उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है और ऋतु इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस न्यूज़ के ज़रिए जो लाखों बच्चे आज देख रहे होंगे उनको भी समझने की ज़रूरत है कि उन लाखों बच्चों की तरफ से, और उनमें से कुछ बच्चे जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, हाई कोर्ट का रुख किए थे, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने, सरकार ने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत अहम बातें हैं जो कि हमारे जो छात्र हैं उनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत सारी चिंताएं जाहिर की गई थी और वैसे बच्चे जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिला था उनका ये कहना था कि अगर आपने जिन बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, अगर आप उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो फिर बाकी के जो लाखों बच्चे हैं उनके साथ अनफेयर होगा, इनजस्टिस होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये जो ग्रेस मार्क्स है, और एनटीए ने अपने जवाब में कहा हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, हम अब कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। इसका मतलब कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ ऋतु? इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों को जो नीट की परीक्षा में बैठे थे, सपोज़ कि मैं नीट की एग्ज़ाम में बैठा, मुझे अभी 720 का टोटल एग्ज़ाम होता है, मुझे 640 मार्क्स आए,
उस 640 में ग्रेस मार्क्स भी जुड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने और एनटीए ने ये कहा है कि 640 में से अब ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए। अब 640 मुझे ग्रेस मार्क्स के साथ आए थे, और अगर ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाता है तो मेरा जो ओरिजिनल मार्क्स था, अगर मुझे 580 था तो अब मुझे 580 मार्क्स ही मिलेंगे, न कि 620 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो हटा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो वो कि आप बिना ग्रेस मार्क्स के आपको जो ओरिजिनल मार्क्स मिलेगा, जैसा कि हमने कहा कि एक 580 मार्क्स है, तो अब इस 580 मार्क्स के साथ आप जाइए काउंसलिंग में। एक तो ये रास्ता है आपके पास। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी है और आप इतने टैलेंटेड हैं कि तो आप फिर से दोबारा एग्ज़ाम में बैठिए। तो ये 2 ऑप्शन दिए गए कि आप तो एक दोबारा एग्ज़ाम में बैठिए, अगर आप दोबारा क्वालिफाई करना चाहते हो तो वहाँ बैठिए, और दूसरा अगर आप नहीं बैठते हैं एग्ज़ाम में तो ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया है। बिना ग्रेस मार्क्स के जो आपको नंबर मिलेगा उसके साथ आप काउंसलिंग में जाइए। असीम, सवाल ये भी है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उसके कारण क्या थे? क्या पेपर देर से शुरू हुआ? क्या वो सेंटर देर पे पहुंचे थे? ये सबसे बड़ा मसला है। तो ग्रेस मार्क्स देने के पीछे के कारण क्या थे? देखिए, उसमें 2 बातें हैं। कुछ वायरल वीडियोस हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि OMR सीट जो उनको मिली वो कटी फटी थी। इसको लेकर एनटीए ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो एनटीए ने भी कहा है वो ये कि कुछ परीक्षा सेंटरों पे, कुछ परीक्षा केंद्रों पे बच्चों को जो पेपर दिए गए वो कुछ लेट से दिए गए। उनको लेट से तो दिए गए। मैं इसमें फिर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कि 3 घंटे की परीक्षा है, उसमें से आप बच्चों को जिन सेंटर्स पर बच्चों को दिए गए, मान लिया कि उनको आधे घंटे लेट से उनको कॉपी दिया गया, लेकिन 3 घंटे कंप्लीट होने के साथ ही उनसे कॉपी ले लिया गया। इसका मतलब कि उनको सिर्फ 2.5 घंटे ही मिले। तो ऐसी खबरें जब आई कि कुछ परीक्षा सेंटरों पे बच्चों को जो एग्ज़ाम की कॉपी है वो लेट से पहुंची, तो इसके जवाब में एनटीए ने ये कहा कि चलो हम इन सारे बच्चों को, इन सेंटर्स के तमाम जो बच्चे हैं जिनको कि कम समय मिला अपने आंसर लिखने के लिए, उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। तो इसी आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। दूसरी बात ये कट ऑफ मार्क्स की आई। हम सभी जानते हैं, हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं कभी न कभी। जब क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी होते हैं किसी भी साल, तो जो आपका कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाता है। एनटीए के जो डीजी थे वो खुद हमारे शो में आए थे, न्यूज़ नाइट के शो में, स्टूडियो में आए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार कट ऑफ का मामला एक बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा दे दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि इस बार बनिस्बत बाकी सालों के इस बार जो क्वेश्चन पेपर थे वो काफ़ी इजी थे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया। तो एक तो ये सेट असाइड कर दिया गया कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा दिया गया। ग्रेस मार्क्स को ये कहा गया कि हम अब देखिए आपको हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप फिर से री एग्जाम में बैठिए, बिल्कुल, ग्रेस मार्क्स के साथ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन असीम, बड़ा सवाल ये है, आप इस समय एनटीए मुख्यालय पे हैं, एनटीए की इस तरह से परीक्षा कराए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं नीट की परीक्षा के साथ ही। तो जब ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसमें कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये मानना है कि नीट परीक्षाएं कराता रहा है। इस बार जो गड़बड़ी हुई है उसको उनका मानना है कि ये इंटेंशनल नहीं हो सकता, लेकिन इसको देखने की जरूरत है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई क्यों है। क्योंकि आप देखिए, इतने सारे छात्रों, लाखों के छात्रों के भविष्य पे एक तरह से सवालिया निशान तो लग ही गया था। हालांकि कोर्ट के जरिए और एनटीए ने जो एक तरह से कोर्ट ने जो विकल्प दिया है उससे एक रास्ता निकल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा, ऑल इंडिया की परीक्षा पे अगर इस तरह के सवाल उठने लग जाए तो एनटीए को भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह से जब लाखों की तादाद में परीक्षार्थी बैठते हैं, वो एक इंटेंशन के साथ बैठते हैं कि हमें इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन मार्क उस पर क्रिएट हो जाते हैं तो लोगों के मन में शंकाएं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। लेकिन इसको लेकर एनटीए ने कई बार, जब से ये विवाद हुआ है और जब से इस तरह के सवाल उठने खड़े हुए हैं, तब से एनटीए ने इस तरह से इस बात को काफ़ी स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, पेपर लीक की बात ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आज हमने अभी, आपने सुना अभी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, उन्होंने भी कहा कि पेपर लीक की कोई जो बात हो रही है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, एनटीए को आगे से आने वाले वर्षों में जब इस तरह की परीक्षाएं हों तो इस बात को लेकर बिल्कुल ही 100% या फिर उससे भी ज़्यादा सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह का कोई सवाल आपकी इंटेग्रिटी पर ना उठाए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य की बात है। इसलिए एनटीए को भी मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इसको लेकर काफ़ी सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत होगी।
जी असीम, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से एनटीए लगातार ये कह रहा है कि नकल जैसी कोई बात नहीं है, इस पूरे आरोप को उसने पूरे तरीके से खारिज किया है, लेकिन एक तरफ दोषियों को दंड दिया जाएगा, इसकी बात सरकार भी कह रही है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है छात्रों में वो विश्वास एक बार दोबारा पैदा करना कि ये परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि छात्रों का विश्वास हिला है इस पूरे प्रकरण से। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि इससे छात्रों का एक विश्वास हिला है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से, एनटीए की तरफ से बार बार इसी विश्वास को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है अपने प्रतिक्रियाओं के जरिए कि देखिए उसकी इंटीग्रिटी पर आप सवाल मत उठाइए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एग्ज़ाम दिए, छात्रों ने एग्ज़ाम दिए, ये कुछ सेंटर्स की ही बात है, ये कुछ परीक्षार्थियों की ही बात है, सिर्फ 1563 बच्चों की ही बात है। और इस सिर्फ 1563 बच्चों के जो कंसर्न थे उनको भी अब एड्रेस कर दिया गया है, उनके सामने भी अब विकल्प दे दिए गए हैं। तो ऐसे में जो कुछ छात्र ये भी मांग कर रहे थे कि इस पूरी परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर पहुंचे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, तो आप समझ सकते हैं कि लाखों बच्चों में से आप 1563 बच्चों को माइनस कर दीजिए, काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एनटीए ने और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि नहीं, हम इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को निरस्त नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। और हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया ये होती है कि अब देखिए आपको रैंकिंग मिल गई, आपके मार्क्स के आधार पर उन तमाम लाखों बच्चों की रैंकिंग हो गई, कोई नंबर 1 पर होगा, कोई नंबर 2 पे होगा, कोई 5000वें रैंक पे होगा। तो उस रैंकिंग के आधार पर अब वो सारे बच्चे, अब या उनके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग करें या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग करें। इसमें होता यह है कि आप अपने मार्क्स के आधार पर जो भारत में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। लाइन से जो एक तरह से 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर एक ही सीरीज में थे, जो मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल हो रहे थे, क्या उस पर भी एनटीए कुछ कर रहा है? एनटीए की तरफ से देखिए ऋतु, बहुत ही अहम ये बातें हैं कि एक कमेटी गठित कर दी गई है, यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन उसके अध्यक्ष हैं और कुछ उसमें मेंबर्स भी हैं, इन सब को मिलाकर एक कमेटी गठित कर दी गई है। और आपने जो सवाल पूछा, इन तमाम सवालों के जवाब उस कमेटी को ढूंढना है कि क्या इस तरह की गलतियां हुई हैं, क्या एक ही नंबर की इस तरह की सीरीज़ काफ़ी सारे बच्चों को दे दिए गए, और बाकी जो अनोमलीज हैं इनको लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। इस पर कमेटी अपनी फाइंडिंग कर रही है। कमेटी क्या कुछ इस पर फाइंडिंग्स निकल कर आती है, इस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद असीम पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मसले पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए मिड डे प्राइम। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का एक नया बहाना सामने आया है। कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज फिर से होने वाली सुनवाई से पहले केजरीवाल की सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। कहा है कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाके से पानी चोरी कर रहे हैं और वो इलाका दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है
जबकि अवैध तरीके से पानी के इस्तेमाल और बर्बादी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए अपने दिल्ली जल बोर्ड ने अभियान चलाया है। 31 मई 2024 की डीजेबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली जल अधिनियम 1998 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 117 चालान जारी किए गए और 35 अवैध कनेक्शन काटे गए। और मुकुल हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए इस पूरे मसले पे। मुकुल, दिल्ली सरकार घिरती भी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने एक तरह से जल संकट का ठीकरा हरियाणा सरकार पर डालने की कोशिश की है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, हरियाणा सरकार का कहना है कि उनका इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है और जो उनकी तरफ से पानी आना है वो आ ही रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अब अपनी दलीलों पर कहां तक खरी उतर पा रही है? जी ऋतु, बिल्कुल अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो अपने ही बयानों में फंसी नजर आ रही है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि टैंकर माफिया के नाम पर भी जो राजनीति है उस करने से पीछे नहीं हट रही आम आदमी पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा गया, अब पानी की कमी है तो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जब बाढ़ आती है तब भी जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर ठीकरा फोड़ा जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक तरीके से एक एक्शन लिया था और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो उसके बाद इस तरह की हम कह सकते हैं कि खानापूर्ति के लिए जो काम है वो होता नजर आया है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कई जगह निरीक्षण की बात भी कही थी। और मेरे पीछे जो आप ये पाइपलाइन भी देख रहे हैं, ये सोनिया विहार से दक्षिण दिल्ली तक जो पानी की सप्लाई है वो करती है। इसके निरीक्षण के लिए भी पहुंची हालांकि आतिशी, लेकिन बावजूद इसके जो सवाल थे कि आखिर हरियाणा सरकार पर क्यों ठीकरा फोड़ा जाए, जो पानी की चोरी है वो दिल्ली में हो रही है। और अगर आपका दिल्ली सरकार का ये कहना था कि जो पानी है वो मुनक नहर में हरियाणा के हिस्से में वहाँ से टैंकर माफिया चोरी कर लेते हैं, लेकिन कैसे वो टैंकर माफिया राजधानी दिल्ली में घुसते हैं, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। साथ ही दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली जल बोर्ड पर भी आरोप लगाती है। उनका कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड और जो टैंकर माफिया हैं इनकी मिलीभगत है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो अब दलील दी गई है उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि हरियाणा लगातार जो पानी, जितने पानी की बात कही गई थी उतना पानी लगातार छोड़ा गया है। और अब हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से करीब 50% पानी जो है उसकी बर्बादी जो है वो हो जाती है। ये 50% वो है जिसका किसी भी तरह का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और उसी में अब जोड़ दिया जाता है कि जो पानी है उसकी चोरी हो जाती है, पानी जो है वो टैंकर माफिया ले जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से ना सिर्फ दिल्ली सरकार जो है वो इस मसले पर घिरती नजर आ रही है, बल्कि एक तरीके से जो सच्चाई है, क्योंकि जो दिल्ली वाले हैं उनकी उम्मीद थी कि हमें शायद पानी के लिए तरसना नहीं होगा, बिजली के लिए तरसना नहीं होगा, लेकिन इस भीषण गर्मी में जो दिल्ली वाले हैं वो बेहाल हैं। बूंद बूंद पानी के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें हम देखते हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पहुंचते तो हैं, लेकिन उसमें भी जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं टैंकर माफिया हैं, जो प्राइवेट टैंकर हैं वो आगे पहुंचते हैं और लोगों से 1500 से लेकर 4000 तक की जो मांग है वो की जाती है। आम जनता बेहाल है, परेशान है। इस गर्मी में जो पानी है वो भी नसीब नहीं हो रहा। और लगातार अलग अलग दिल्ली के जो इलाके हैं उनकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। गीता कॉलोनी की बात की जाए, ओखला की बात करें या खासतौर से बल्लवी नगर की बात की जाए, मयूर विहार की हम बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की किल्लत जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार अगर कुछ कर रही है कार्रवाई के नाम पे तो वो सिर्फ राजनीति है। अपनी गलती है दूसरे के माथे मढ़ देना, ये पहले से हम देखते आए हैं। प्रदूषण की बात की जाए और इससे पहले बाढ़ की बात की जाए, तमाम जो समस्याएं दिल्ली में उत्पन्न होती हैं उनका ठीकरा दूसरों पर फोड़ दिया जाता है। और एक बार फिर से उसी ढर्रे पर दिल्ली सरकार जो है हम कह सकते हैं शायद काम करती हुई नजर आती है। मुकुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े मंत्री इस समय जेल में हैं। ऐसे में जब दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करे, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मसले का हल दिल्ली और हरियाणा दोनों को मिलकर निकालने की जरूरत है और इस भीषण गर्मी में लोगों को इस समस्या का हल देने की जरूरत है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अभी इस समय तमाम वो मंत्री जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं कि जो आतिशी हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में किस हल के साथ ये लोग सामने जनता के आ पा रहे हैं इस जल संकट का?
देखिए, अभी किसी तरह का जो हल है या हम नहीं मान सकते कि दिल्ली की जनता को वो मिलने जा रहा है। जो अलग अलग जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, जो वाटर प्रोडक्शन है, जल का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। और ये खुद जल मंत्री जो हैं दिल्ली के वो मान चुकी हैं कि हम उतने ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो नहीं हो रहा, और इसी वजह से जो ठीकरा है वो हरियाणा पर भी फोड़ते नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब से पहले जो दिल्ली सरकार है वो क्यों नहीं चेती। हर बार भीषण गर्मी के समय में हम देखते हैं इस तरह का जो जल संकट है वो उत्पन्न होता है। अब से पहले आपने किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की, और शायद अब से पहले अगर कार्रवाई की गई होती, जो टैंकर माफियों की बात कही गई है उन पर नकेल कसी जा सकती थी। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है, बवाना की अगर हम बात करें, जो मुनक नहर आती है जिसके जरिए पानी आता है दिल्ली में, वहां पर पेट्रोलिंग जो है वो कुछ की जा रही है। इस तरह की भी जो खबर है वो सामने आई है। लेकिन बावजूद इसके जो एक जवाबदेही बनती है वो दिल्ली सरकार की है, और दिल्ली सरकार हर बार की तरह अपने हाथ खड़े करती नजर आ रही है, अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। जी हाँ मुकुल, पिछले कई सालों से इन इलाकों में जल का संकट लगातार बरकरार है, और हर बार यही सवाल उठता है कि इन इलाकों में जो जल माफिया हैं, यानी कि जो टैंकर इन इलाकों में पहुंचाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। आखिर क्या वजह है, क्या जड़ है इस पूरे जल संकट की। इस पर अभी तक दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम उठाती दिखाई नहीं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात कुवैत में हुए दर्दनाक हादसे की। कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में 42 भारतीय शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। इस भवन में लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी इब्राहिम के नेतृत्व वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर +96565505205246 +965655050246 जारी किया है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, फरवानिया अस्पताल का दौरा कर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और आग लगने की घटना में घायल हुए भारतीयों का हालचाल जानने के लिए जावेर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती 6 घायलों से मुलाकात की। वे सभी सुरक्षित हैं। और दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी डीबी विनोद। विनोद, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अभी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? विदेश राज्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं वहां। जी विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुवैत में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद इस घटना का एक तरह से जो घायल हैं उनका हालचाल जानने और बाकी आगे की जो कार्रवाई है उसे करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कुवैत पहुंच चुके हैं। हमारे साथी संवाददाता भी वहां से जुड़ रहे हैं, डीबी विनोद अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? तो इस खबर पर हम आपको और जानकारी देंगे। लगातार इस पर ताज़ा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे लगातार। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक दौरे पर इटली रवाना होंगे और इस खबर से जुड़ी और जानकारी भी देंगे। लेकिन वक्त एक यहां अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। और इटली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, G7 बेहद अहम, प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक तरह से ये पहला उनका बहुपक्षीय सम्मेलन होगा जहां वो मौजूद होंगे, और एक बार फिर कौन कौन से मुद्दे उनकी नजर में रहेंगे प्राथमिकता में जो विश्व के साथ वो साझा करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के सम्मेलन के लिए इटली रवाना होंगे और ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है कई मायनों में। पहला सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने तीसरे कार्यकाल की ये पहली यात्रा है जब तमाम वो वैश्विक राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक बैठक करेंगे, और इस बैठक में एक बार फिर जहां एक तरफ विश्व में दो बड़े युद्ध एक तरह से जारी हैं और उसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको भी लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, G7 के एजेंडे में भारत की नजर में क्या वो बातें होंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पे रखेंगे? ऋतु, जब प्रधानमंत्री कल संबोधन करेंगे G7 नेताओं को आउटरीच सेशन में, जहां G7 खुद के नेता होंगे और दूसरा जो इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज हैं जिनमें से भारत एक है उनको संबोधन करेंगे, तो वो एसेंशली ग्लोबल साउथ की या विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद करेंगे। ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर दुनिया के ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में आप 2/3 आबादी की ज़रूरतें, उनकी एस्पिरेशन, उनकी नीड्स, उनके कंसर्न्स को फैक्टर इन नहीं करेंगे तो आप दुनिया जो आज समस्याएं देख रही है, जिनसे जूझ रही है, उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तो रीइटरेट करेंगे कि जो G20 दिल्ली में अचीव हुआ था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, दुनिया को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप मीनिंगफुली कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा जो लॉन्ग स्टैंडर्ड पोजिशंस हैं, क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा इस G7 पर काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद यहां आ रहे हैं। आप जानती हैं कि स्विट्जरलैंड की जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो 15 को होनी है, तो जस्ट इसके बाद तो ये देखना होगा कि G7 क्या अडॉप्ट करती है, क्या वो अपना वो प्लान पारित करती है कि फ्रोजन रशियन एसेट्स को यूज़ करके यूक्रेन का वॉर चेस्ट और मजबूत किया जाए इस जंग में या युद्ध में। भारत वहीं इन सब से दूर रहना चाहेगा। भारत का मैसेज, प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे पे बोलते हैं तो वही मैसेज होगा कि आप बातचीत और कूटनीति के थ्रू हल ढूंढें मसलों का। ये युद्ध से कुछ नहीं होना, इससे आप मसले का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। जी अमृत, कई और ऐसे बड़े मसले हैं, यानी कि इन दो युद्धों के कारण जो पूरे विश्व पे सप्लाई चेन एक सबसे बड़ी बाधित हुई है, और एक तरह से हम कहें तो खाद्य तेल, फर्टिलाइजर्स, इन तमाम चीज़ों पे जो एक बड़ा असर पड़ा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ होंगे, और इनमें से कुछ के साथ ये कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय बैठक होगी, हालांकि उस पर कोई अंतिम फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, तो ऐसे में ये सारे मसले भी बड़े होंगे जो प्रधानमंत्री अपने साथ इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखेंगे? पहले द्विपक्षीय मुलाकातों पे बात कर लेते हैं। होनी है जी, काफ़ी होनी है। कौन सी होनी है वो अभी ये बताएंगे, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। G7 के कंट्रीज़ के साथ भी, और जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, 12 पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो इनवाइट किए हैं जॉर्जिया मेलोनी ने, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इटली की, तो उनसे भी, पार्टनर कंट्रीज से भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ तो बिल्कुल होनी है क्योंकि वो बायलैटरल शेड्यूल्ड है। तो ये तो रहा बायलैटरल्स का। देखिए, आपने जो सवाल किया कि क्या वो प्रधानमंत्री इसको लेके ये मसले, आपके फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इफेक्ट कौन हो रहा है? जब आपके ये जंग लगी थी तो सबसे पहले इफेक्ट हुए थी आपकी वीक इकोनॉमीज, अफ्रीका की इकोनॉमीज। अफ्रीका बिल्कुल इनका नेबर है, इन्होंने, वो 12 में से ज़्यादातर देश अफ्रीका के हैं,
जिनको मेलोनी साहिबा ने आमंत्रित किया है। तो क्लियरली प्रधानमंत्री जब ये बात रखेंगे, वो जो भारत ने एक अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप का रोल इख्तियार कर लिया है ग्लोबल साउथ का या विकासशील देशों का, वो वही कंसर्न्स उठाएंगे कि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, आपकी फूड सिक्योरिटी, आपके ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन से अगर तो आपकी डीप पॉकेट्स हैं, अगर आपके पास पैसा है, आप विकसित देश हैं, आप झेल जाएंगे उसकी मार, उधर तो उसका बहुत परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो ये जोर देंगे इस बात पर जब वो अपनी बात रखेंगे। जी अमृत, G7 विकसित देशों का समूह है, हम ये जानते हैं, और G20 में भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में ग्लोबल साउथ को एक तरह से सबसे आगे रखा, उनके विकास की बात की है और उनके लिए एक अलग मदद की भी एक तरह से विकसित देशों को भी कहा है कि ग्लोबल साउथ की तरफ देखने की जरूरत है। तो इस मंच पे कि क्या भारत की भी प्राथमिकता ग्लोबल साउथ की रहेगी, जिसका कि एक तरह से एक हवाला विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है कि भारत की तरफ से प्रमुख रहेगा ग्लोबल साउथ का मसला। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इसी कंटिन्यूटी का संदेश देना चाहेंगे कि आपने पिछले साल जो दिल्ली में एग्री किया, आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें और इस मंच को, क्योंकि आप दुनिया के 7 विकसित देश हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, सबसे ताकतवर इकोनॉमीज़ हैं, अगर आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल, आप अपना पॉलिटिकल हेफ्ट, अपनी पॉलिटिकल वेट इसके पीछे खड़े होते हैं, तो फिर आप दुनिया की 2/3 आबादी विकासशील देशों में रहती है, तो आप मसलों का हल ढूंढ पाएंगे। आप अकेले दुनिया चला के, क्योंकि आप ज़्यादा ताकतवर हैं, मसलों का हल नहीं ढूंढ पाए हैं और आगे भी नहीं ढूंढ पाएंगे अगर इनको आप साथ लेके नहीं चलेंगे। तो ये थ्रस्ट और कॉन्टिन्यूटी दिल्ली डिक्लेरेशन से बारी कम्युनिके ये बरगो एनाजिया कम्युनिके में बिल्कुल होगी। जी अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, पूरी जानकारी के लिए, अभी तक के लिए धन्यवाद। राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रक्षा मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा उत्पाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाकर एक्सपोर्ट को अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। तो मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्रियों ने पदभार संभाला। उसमें जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वह सिकंदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नई मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। वो झारखंड के रांची से भाजपा सांसद हैं। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू ने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ईटानगर में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। अरुणाचल के सीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। लोगों की सेवा के उनके भावी प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।
ये टीम ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास और भी तेज गति से हो। और आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खुल गए। आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी समेत अपने तमाम मंत्रियों के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। कल शपथ ग्रहण के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया था। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी। बाकी के 3 द्वार तब से ही बंद थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर कहा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वारों को खोलने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव पारित हुआ। कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा, रक्षणाबेक्षण और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम भी और जो तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक कॉर्पस फंड वो कैबिनेट में प्रस्ताव 2 नंबर पर हमने प्रस्ताव रखे, निष्पत्ति भी लिए। अगला जो बजट आएगा उसमें से हम कॉर्पस फंड 5 करोड़ का बजट में रखते हुए उसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से जल्द हम व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा की शुरुआत की। फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। हवाई सेवा के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 सीटर 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इसके लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की गई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा बुकिंग करवाने पर अभी 1 महीने तक 50% की छूट भी मिलेगी। फिलहाल इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 के करीब है, जो छूट के बाद मात्र 1500 रुपए का होगा। यानी हवाई किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। और अब बात भीषण गर्मी की। गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगे पश्चिम बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की आज चेतावनी दी है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहने की बात कही गई है। गांगे पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ
अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और लखनऊ से विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रांची से दिवाकर जुड़ रहे हैं। दिवाकर और विकास, सबसे पहले विकास अगर आपका रुख करें, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में तमाम उन राज्यों में अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिलनी है। अगले 4 से लेकर 5 दिन तक मानसून अपनी रफ्तार पे चल रहा था, उसकी रफ्तार में थोड़ी धीमी है, इसलिए प्री मानसून का ये दशकों का सबसे भीषण गर्म महीना कहा जा रहा है। ऐसे में किस तरह से इस भीषण गर्मी से निपटने की राज्य में तैयारियां हैं? देखिए, राज्य में तमाम सारी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर सभी चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर संबंधित सेवाएं लगातार 24/7 मनाई जाए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो कानपुर, प्रयागराज समूह दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, एक बड़ी समस्या भीषण गर्मी की ये भी रहती है कि जिस तरह से कई जगहों पर कई दुर्घटनाएं इस गर्म मौसम की वजह से हुई हैं, चाहे वो अस्पतालों में हुई हो, जनरेटरों में देखा गया कई स्थानों पर। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारें किस तरह से मुस्तैद हैं? क्या किसी तरह की और गाइडलाइंस जारी की गई हैं? क्योंकि अगले 5 से 6 दिन भीषण गर्मी जारी रहने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर रीति, लगातार जो गर्मी का आलम है वो पूरे झारखंड को एक तरीके से चपेट में ले रखा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। और आप जो कह रही थी कि किस तरीके से गर्मी बढ़ने के साथ जो ज्वलनशील पदार्थों के जलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो एसी के जल जाने के, इसके अलावा अस्पतालों में जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो झारखंड में भी कई ऐसे घटनाएं पिछले 15 दिनों में देखने को मिली है, जब फैक्ट्रियों में आग लगा है, अस्पतालों के आसपास किसी वार्ड में आग लग गया है। तो एहतियात के तौर पर लगातार ये प्रशासन की ओर से और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कहीं पर भी जो वो ज्वलनशील पदार्थ है वो आसपास के इन जगहों पर ना ले जाया जाए। और साथ ही साथ जो ठंड और कूलिंग करने की व्यवस्थाएं हैं और जो इंतजाम है उसको भी लगातार रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो आसपास के जहां जहां बड़े अस्पताल हैं उनके आसपास अग्निशमन दस्ते को भी तैनात किया गया है। तो ये सारे एहतियात के इंतजाम तो किए गए ही हैं, साथ ही साथ लगातार एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। जैसे आज झारखंड में पूरी तरीके से पूरे झारखंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आज झारखंड के ज्यादातर इलाके हैं वहां पर जो वो लू का कहर चलता रहेगा। और अभी जब मैं खड़ा हूं तो एक तरीके से लू का थपेड़ा मेरे गालों पर उसी तरीके से पड़ रहा है और लू का जो आलम है वो कमोबेश झारखंड में सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और खासकर जो पलामू का इलाका है, गढ़वा का इलाका है, ये तमाम इलाके जो हैं आज वो लू की चपेट में है। और यहाँ पर तापमान कई दिनों से 45 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। और झारखंड के चाहे दूसरे इलाके की हम बात करें, कोल्हान की बात करें, संथाल की बात करें, कोयलांचल की बात करें, तमाम जगहों पर तापमान लगातार 42 से 43 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है। लेकिन कई जगहों पर इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और खासकर अगर हम बात करें पलामू, गढ़वा और संथाल के कुछ इलाकों में इस बार तापमान 47 से 48 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कई वर्षों बाद या कहें कि कई दशकों के बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है। और कई बार ये कहा गया था कि जो मौसम और प्री मानसून की बारिश है वो 10 तारीख के बाद झारखंड में कई जगहों पर दस्तक दे देगा। लेकिन पिछले कई दिनों से रांची में उसका इंतजार हो रहा है। और रांची में चूंकि गर्मी इतनी नहीं पड़ती है और ना ही उमस वाली गर्मी पड़ती है और ना ही इतना जो हम कहते हैं कि हीट वेव की स्थिति पैदा होती है, वो कभी राजधानी रांची में कई दशकों बाद इस बार देखी जा रही है। और करीब 1-1.5 महीने से यही आलम रांची में बना हुआ है। पहले क्या होता था कि रांची में अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो शाम होते होते बारिश हो जाती थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। रात का तापमान भी जो है वो 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन में जो आलम लू की स्थिति है वो शाम में भी थम नहीं रही है और रातों में भी जो गर्मी की स्थिति है वो लोगों को परेशान कर रखी है। लेकिन थोड़ी सी मुसीबत इस बात को लेकर भी है कि अगर बिजली की कटौती हो रही है तो उससे लोग और भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और जो कार्रवाई है, जो कामकाज है, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रुक सा गया है, थम सा गया है। ऋतु जी बिल्कुल दिवाकर, इस बार गर्मी ने कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। साथ ही साथ उन तमाम शहरों के जिनके मौसम बेहतरीन कहे जाते थे, उन शहरों ने भी इस भीषण गर्मी की तपिश को इस बार झेला है। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, दिवाकर जिस तरह से बता रहे थे कि झारखंड में भी एक एडवाइजरी जारी की गई है अस्पतालों के लिए, तमाम उन एक तरह से पब्लिक डीलिंग जो ऑफिसेज हैं उनके लिए कि किस तरह की सावधानी बरती जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से इस भीषण गर्मी को देखते हुए एहतियात बरत रही है?
तमाम सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश दिया है कि लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। खासतौर से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट जारी हुआ है, 30 से 40 किलोमीटर की हवाएं जो चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में, समस्त जिला चिकित्सालयों में तैयारी के विशेष निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों को ये बोला गया है कि लगातार उनकी टीम वहां पर तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही हैं, उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके सतर्कता दिखा रही है। और जो मौसम विभाग के खासतौर से अलर्ट है, अलर्ट के बाद जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। कल कानपुर में 47 डिग्री पारा पार कर गया, प्रयागराज में पारा पार गया 47 डिग्री से ज्यादा, वहीं आगरा में 46 डिग्री रहा, लखनऊ में 45 डिग्री है। इस समय आपको टेम्परेचर बता दूं, लगभग 44 डिग्री के पार टेम्परेचर है लखनऊ में। हमारे पीछे ज्यादातर रोड में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। यहाँ पर आमतौर पर लोग बहुत जरूरी हो रहा है वही लोग निकल रहे हैं, तो उसके मद्देनजर सरकार ने भी लोगों से सावधानियां बरतने की बात कही है। सरकार का कहना है कि बहुत जरूरी हो तब ही बाहर निकलें, अपना बचाव जरूर करें, खासतौर से खान पान को लेकर विशेष परहेज रखें, शरीर में पानी की कमी न हो, इसके मद्देनजर आप लगातार शीतल पेय लेते रहें और खासतौर से ताजा ही खाना खाएं, ये बहुत जरूरी होता है। तमाम सारी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि लोग इसके हिसाब से सतर्कता बरतें। वहीं विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैद रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अभी कुछ दिन उतने ही गर्म बने रहेंगे। बिल्कुल विकास और दिवाकर, आप भी अपना ध्यान रखें। अभी तक की पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएलआई योजना से अगले 4 सालों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने और 2 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस योजना से सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा पैनल और दवा निर्माण के लिए जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियों को भी काफी मदद मिलने वाली है। ये बात रेटिंग एजेंसी इक्रा के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य रेटिंग अधिकारी के रविचंद्रन ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कही। गौरतलब है कि पीएलआई योजना की घोषणा 2021 में 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी, जिनमें दूरसंचार, घरेलू उपकरण, कपड़ा, चिकित्सा उपकरण निर्माण, ऑटोमोबाइल, विशेष स्टील, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पैनल, उन्नत रसायन, सेल बैटरी, ड्रोन और दवा शामिल है। इन क्षेत्रों के लिए कुल 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं निवेश की बात करें तो नवंबर 2023 तक पीएलआई योजना के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ चुका है और 6,78,000 से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। और खेल की खबरों के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपनी साथी सुचित्रा का। शुक्रिया रितु। और सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से जो नए केंद्रीय खेल मंत्री हैं उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारियों के मद्देनजर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज आईओए मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, डीजी साई संदीप प्रधान भी मौजूद थे। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि भारत इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और आईओए की तरफ से खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद की जा रही है ताकि उनके प्रदर्शन में कोई कमी ना रहे और भारत दमदार प्रदर्शन करने में कामयाब हो। I am very happy that sports minister has visited our IOA, both ministers, and I am so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good. We have done everything for sports people. First preference we are given for only for the players, and whatever the players want, we have done this time. So I hope that preparation has gone well, and we are expecting this time more medal than Tokyo. अब बात करते हैं T20 क्रिकेट विश्व कप की। भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की।
अमेरिका द्वारा दिए गए 111 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 विकेट सस्ते में गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। इससे पहले अमेरिका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रन की पारी खेली, वहीं स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। T20 विश्व कप में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से शेरफिन रदरफोर्ड ने 68 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट हासिल किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से अल्जारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा और मेरे साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH।